जय हिंद बच्चों। अब सीधे लेकर चलता हूं सीधे टॉपिक की ओर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो केमिस्ट्री में स्कोरिंग टॉपिक कहलाता है। और ये 11th हो चाहे 12th, ये दोनों के लिए ही ये बेसिक लेक्चर है, जो कि 11th में विद्युत रसायन के नाम से है और 12th में भी ये विद्युत रसायन के नाम। लेकिन यहां पर जो 12th में बात करें, यदि किसी भी स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई कोर्स की बात करें या किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की, चाहे वो जेईई आईआईटी हो, चाहे फिर वो नीट हो या पीएनएसटी हो, और किसी भी सामान्य एसएससी या पीएससी लेवल का कोई कंपटीशन एग्जाम जिसमें विद्युत रसायन होता है, उसके लिए ये बहुत अनिवार्य टॉपिक है। और आज हम देखेंगे विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के अंतर्गत आज के जो हमारे टॉपिक हैं, ये लेक्चर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस लेक्चर में जो हमारे टॉपिक आज होने हैं, आप देखेंगे R1 यानी विद्युत रसायन। पहले हमें भूमि का पता होना चाहिए कि विद्युत रसायन होता क्या है। इसके बाद हमारा R2 पॉइंट है धात्विक चालकता, R3 पॉइंट है विद्युत अपघट्य व प्रकार, R4 पॉइंट विद्युत अनपघट्य, R5 ऑक्सीकरण, R6 अपचयन और R7 रेडॉक्स रिएक्शन। ये टारगेट है, हमें पहले से मालूम है कि आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में ये 7 हमारे टारगेट हैं और हम देखते हैं स्टेप टू स्टेप और डेफिनेशन के साथ। और जो भी मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले पॉज करें, नोटबुक निकालें और पेन। और जैसा जैसा मैं अपने लेक्चर में करते जा रहा हूं, आप वैसे वैसे सुनते भी जाएं और साथ ही साथ नोट्स, ताकि आने वाले पौन घंटे में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं और आपका जो समझने वाला कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आज का हमारा ये टॉपिक है विद्युत रसायन, तो ये विद्युत रसायन है क्या? तो पहले आपको समझना होगा कि विज्ञान जो है, विज्ञान, ये विज्ञान एक्चुअली है क्या? साइंस क्या है? साइंस के अंतर्गत हम उन तथ्यों की बात करते हैं, उन घटनाओं की बात करते हैं जो सर्वदा सत्य हो, जो बार बार प्रयोग के द्वारा एक ही परिणाम देते हैं। ऐसे समस्त विज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन उस विज्ञान का एक भाग, रसायन विज्ञान जो है, उसका एक भाग है। उसका जो भाग है वो रसायन विज्ञान। आप जानते हैं कि भौतिक शास्त्र भी है, गणित भी है, भूगोल शास्त्र, बहुत सारा है। लेकिन चूंकि हम लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहते, हमारा जो टारगेट इस लेक्चर का है, हम उस पर काम करेंगे। अब देखें, रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो रसायन विज्ञान में भी जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, उस भौतिक विज्ञान में भी एक ब्रांच है, एक उसकी क्या है, शाखा है। एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ, और ये रासायनिक पदार्थ में होती है ऊर्जा, इसमें होती है ऊर्जा, और ये ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। तब इससे संबंधित भाग जो है, यानी हम कह सकते हैं विज्ञान की एक शाखा रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान होती है। कार्बनिक रसायन होता है, अकार्बनिक होता है, लेकिन हम उतनी बातों को कर रहे हैं जो हमारे इस लेक्चर के लिए जरूरी है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ की ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, और वो कैसे वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा कैसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। तो हम लिखते हैं, आओ अब इसकी एक परिभाषा की, फाइनली हम सटीक परिभाषा क्या लिखेंगे। तो चलिए, इसकी जो परिभाषा है,
आप ऐसा लिख सकते हैं जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं आंसर नंबर R1, जो हमने यहां नंबरिंग की है उसी आधार पे हम इसके नोट्स तैयार करेंगे। R1 मतलब आप चाहे तो फिर से यहां हेडिंग डाल सकते हैं विद्युत रसायन। अब ये साथों साथ बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि ये क्लासरूम है और क्लासरूम में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। जो भी खासकर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये बिल्कुल फीलिंग्स आएगी। आप नोटबुक और पेन निकालिए। विद्युत रसायन क्या है? चलिए यहां हम समझते हैं विद्युत रसायन क्या है। यहां हम लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, इन्वर्टेड कॉमा में, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है से संबंधित क्रिया का अध्ययन करते हैं। आप देखिए, आप जो अपने नोट्स बना रहे हैं ये बात ध्यान रखना, ये चूंकि स्पेस के आधार पर मैंने लंबा लिखा है। यहां आपका इन्वर्टेड कॉमा में जैसा जैसा आपके कॉपी में स्पेस है आप वैसा ही लिखेंगे, तो 3-4 लाइनों में आपकी परिभाषा आ गई। तो फाइनली ये है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ में ऊर्जा होगी, तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और विद्युत ऊर्जा तो कैसे परिवर्तित होगी इस बात का अध्ययन हम जिस शाखा के अंदर करेंगे वो कहलाएगा क्या? विद्युत रसायन। और इन परिवर्तनों के बारे में सबसे पहले यदि किसी ने व्याख्या किया था तो ध्यान रखना है, बाद में नोटेड पॉइंट लिखेंगे आप। जब ये विद्युत रसायन लिखें नोटेड पॉइंट में ये बात ध्यान रखना है, आपका नोटेड पॉइंट है कि इसके बारे में 1776 ईस्वी में इसे बताया था कैवेंडिश ने। इसे बताया था कैवेंडिश। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की विद्युत रसायन की जो प्रथम अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की थी? कैवेंडिश ने। कब किया था? 1776 ईस्वी में। ये बात हुई हमारी फर्स्ट पॉइंट। एक बात और ध्यान रख लेना, यहां पर ये जब आप आंसर लिख चुके होंगे वहां पे ये जरूर लिख लेंगे आप नीचे में शॉर्ट में, राउ मतलब रासायनिक ऊर्जा, और ये दोनों साइड ऐसे आप परिवर्तित करें, रासायनिक ऊर्जा और यहां आएगी विद्युत ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगी और विद्युत किसमें बदलेगी। तो यहीं से जन्म होता है हमारे इस अध्याय के सबसे बड़े कंसेप्ट का। वो कौन सा कंसेप्ट? बात समझना है, यहां ये जड़ है यहां पे। जब रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी तो हम पढ़ने वाले हैं सेल। 2 प्रकार के हम सेल पढ़ेंगे आगे चल के, जिसका नाम होगा, एक होगा विद्युत रासायनिक सेल,
जिसमें रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगी किसमें, इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहां बात हो चुकी है इसलिए विद्युत रासायनिक सेल कहा जाएगा। लेकिन वो सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगी किसमें, इसे कहा जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। इनका नाम होगा विद्युत अपघटनी। तो बेसिक से पढ़ने का ना ये फायदा है अपना, कि जहां जो पॉइंट आएगा उसको वही तोड़ देंगे हम, बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट। तो इससे सारांश ये निकला कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन में ये बात निकल के सामने आई कि रासायनिक ऊर्जा बदलती है विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा बदलती है, लेकिन उन दोनों परिवर्तनों को हम अलग नाम दिए। जिस सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा बदलेगी विद्युत ऊर्जा में वो होंगे विद्युत रासायनिक सेल, और जिनमें विद्युत ऊर्जा बदलेगी किसमें, इसका मतलब ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल एनर्जी अपने पास रहेगी और उससे क्या प्राप्त होगा आउटपुट में, विद्युत ऊर्जा। जैसे टॉर्च होता है ना, सेल लगा रहता है, हम टॉर्च ऑन करते, जैसे ही ऑन करते तो क्या होता है, प्रकाशित होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में बदली और इलेक्ट्रिसिटी फिर लाइट एनर्जी में, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल भरा हुआ है। तो रासायनिक पदार्थ है तो उसके अंदर की ऊर्जा होगी रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई और विद्युत ऊर्जा फिर प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई। बात समझ है। तो यहां भी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो ये सेल भी दो प्रकार के होंगे। यही सारी चीजें छोटी छोटी बातें पहले हो जाएं अपनी, कहीं ना कहीं तो पढ़नी है चीजें हमें। जब आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़ोगे तो रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होगी, विद्युत ऊर्जा में। उसमें सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब यह होता है जैसे आप 10 रुपए का कोई निप्पो का सेल खरीद के लाए, आपने किसी घड़ी में लगा दिए, 10-20 दिन 50 दिन चला और वो फिर, तो क्या वो सेल किसी काम का है क्या, अब कोई काम का नहीं है ना। तो वो एक बार उसके अंदर की जो रासायनिक ऊर्जा थी वो किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा। अब उसके अंदर कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं है, ठीक। लेकिन मोबाइल में जो आप यूज करते हैं, बार बार बैटरी को चार्ज करते हो कि नहीं, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज करते हो ना। तो वो सेल जो एक बार खराब हो गए, खराब होने का मतलब कि उनका जो रासायनिक पदार्थ था उसके अंदर, वो सारे की सारी रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई, अब वो दोबारा यूज। लेकिन अगर आप यूज कर पाओ तो वो द्वितीयक है, नहीं कर पाए मतलब प्राथमिक है। उसके अंदर केवल क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा से क्या मिली, विद्युत ऊर्जा, एक दिशा में क्रिया चली, वो प्राथमिक सेल है, जिसका डिटेल हम आगे करेंगे। और कोई सेल ऐसा है कि अगर डिस्चार्ज हो गया लेकिन आपने चार्जिंग लगा दिए, जैसे घर में बड़े बड़े बैटरी होते हैं ना, हम चार्ज कर लेते हैं और फिर यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्रिया दोनों साइड होती है। दोनों साइड का मतलब ऊष्मा कौन सी क्रिया कहलाएगी, उत्क्रमणीय क्रिया। कौन सी, उत्क्रमणीय, यानी क्रिया कारक से क्रियाफल बनेगा तो क्रियाफल से क्रिया कारक भी बन जाता है, उसे हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। वो बात हम यूज करेंगे कब, जब हम रासायनिक सेल पढ़ेंगे। लेकिन ये बात बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही पॉइंट वो है जो इस पूरे अध्याय का जन्मदाता है। चलिए, तो ये आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सफिशिएंट बता दिया गया है। मैं एक बार बता दूं आपको, विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है और विद्युत ऊर्जा कैसे रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ये संपूर्ण घटनाओं को हम जिसमें पढ़ेंगे वो शास्त्र कहलाएगा विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के बारे में किसने पहले बताया था, कैवेंडिश ने बताया था। कब बताया था, 1776 में, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं तैयार होते चले जाए। उसके बाद बात आती है कि इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट हमने निकाला वो ये पॉइंट निकाला है जो हमारे काम का है, कि रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी। हेलो, तो अब हम चलते हैं, इस पहले प्रश्न के बाद हम दूसरे की ओर चलेंगे
धात्विक चालकता। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करना है, और जो रिकॉर्डेड है देख रहे हैं वो पहले कंप्लीट लिख करके पॉज करेंगे। ये कंप्लीट लिख के होने के बाद ही आप आगे जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर R2, धात्विक चालकता। धात्विक चालकता में सबसे पहले एक शब्द आ रहा है और वो है धातु। धातु है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अधातु भी मालूम रखेंगे क्या है, और जब ये पता रखेंगे तो देखिए धातु है क्या और अधातु क्या है। पूरी आवर्त सारणी आपने देखी है, आप जानते हैं कि आवर्त सारणी का कोई भी एलिमेंट आप उठा लो। जब आप एलिमेंट आप उठाते हैं, कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने उठा लिया सोडियम, मैंने उठा लिया नाइट्रोजन, ठीक। तो अब यहां दो एलिमेंट, बहुत से उठा सकते हैं पर हम समझने के लिए दो उठा, धातु और अधातु। अब सिस्टम तो ये है कि हम चाहे तो रटवा दें पर मजा नहीं आएगा। तब समझना है कि जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 है और उसका कितना है 7, तो आप धातु या धातु को समझने के लिए क्या करेंगे, आप इसके परमाणु क्रमांक में आप बनाएंगे सबसे पहले क्या, कक्षीय विन्यास। तो इस 11 का क्या होगा 2 8 1, इस 7 का क्या होगा 2 7। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 11वीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षीय विन्यास आपको बनता है, क्योंकि हमारा टारगेट यहां वो नहीं है। कक्षीय विन्यास 2 8 1 है, और ये बाहर जो है, बाहर वाला कोष जैसे ये सोडियम है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और उसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला। और ये जो कोष होगा वो कोष कहलाएगा संयोजी कोष कहलाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब नाइट्रोजन की यदि मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन में 7 है, तो इसका कक्षीय विन्यास होगा 2 5। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, ये हुआ नाइट्रोजन 2, उसके बाद दूसरा कोष 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सर इससे क्या फायदा, भाई इसका संयोजी कोष को गौर से देखो। अगर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से क्या हो कम, और 4 से कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी क्षमता है, त्यागने की क्षमता, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। लेकिन अगर 4 से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन में कौन सी क्षमता होती है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, यही मुख्य रूप से किसका गुण है, धातु का गुण है। और ये संयोजी कोष के ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब इलेक्ट्रॉन यहां क्या होगा, स्वतंत्र होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आवेश होता है। कितना होता है, ऋण 1.6 × 10 पे ऋण 19 की घात कूलम। किसने बताया था इस आवेश को, इसको बताया था मिलिकॉन ने। कौन सी विधि यूज किया था, उस विधि का नाम है तेल बूंद विधि, ठीक। अब यहां समझना यह है कि धातु किसको कहोगे आप चाहें तो 2 लाइन का बताया जा सकता था आपको। वे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन, जिनमें धारा प्रवाहित होती है वो धातु है, सुचालक है, लेकिन वो नहीं। धातु क्या है, धातु तो पहले एक तत्व है। पहली बात, धातु क्या है, एक तत्व है। तत्व के परमाणु में जो संयोजी कोष होता है वहां पे क्या होने चाहिए, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, उस आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे आवेश को किसने ज्ञात किया था, किस विधि का उपयोग किया था,
ये सारे ऑब्जेक्टिव भी तैयार होते जा रहे हैं आपके, यही ऑब्जेक्टिव। और बात आती है 4 से अधिक होते। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होने भर से कुछ नहीं होता, होने के साथ साथ वो 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम होंगे तब वो त्यागेगा, लेकिन 4 से ज्यादा होते हैं, जैसे संयोजी कोष में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, और इसमें तो 5 है, लेकिन इसमें 5 है ना, 4 से ज्यादा। इसमें त्यागने की क्षमता नहीं है, इसमें ग्रहण करने की क्षमता है। और जिनमें ग्रहण करने की क्षमता होती है वे क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तो इसके भी संयोजी कोष में है ना, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो धारा कैसे बहेगी? तो धातु जो होती है वो विद्युत का क्या होती है? सुचालक। किसकी वजह से? और अधातु क्या होती है? कुचालक। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पर संयोजी कोष में तो इलेक्ट्रॉन है ना, पर तब भी क्यों वो अधातु कुचालक क्यों कहलाएगी? वो इसलिए कहलाएगी, और उस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि इसमें आपने कह तो दिए कि ग्रहण करने की क्षमता, त्यागने की क्षमता, लेकिन इसको और बेहतर समझना है, तब हमको लेके चलना पड़ेगा ऊर्जा बैंड, और ऊर्जा बैंड के आधार पे हम समझेंगे धातु और अधातु। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर जो बात थी कि धात्विक चालकता, तो हम क्या लिखेंगे? इन धातुओं में इस पूरे का सारांश बना लो। धातु क्या है? तत्व है। धात्विक चालकता, धातु तो क्या होगा? यहां पे हम परिभाषा लिखेंगे, देखिए, वे तत्व जिनमें क्या होंगे? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते कहां पे होंगे भाई? ये संयोजी कोष में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये क्या होते हैं? ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और भी अंतर आप पढ़ सकते हैं। धात्विक चालकता, तो आपके लिए इस अध्याय में जो काम का पॉइंट है वो ये है कि धातुओं में धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन? इलेक्ट्रॉन। कहां के इलेक्ट्रॉन? संयोजी कोष के। कब कोई धातु कहलाएगा तत्व? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होनी चाहिए। तो जब भी आपको बेसिकली परमाणु क्रमांक यदि याद है तो आप बता सकते हैं कि वो धातु है या अधातु है। ठीक, इस बीच में एक बात और बताना बहुत जरूरी है कि यदि 4 ही होता तो क्या होता? आपका किसी का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए मैं पहले ही क्वेश्चन कर ले रहा हूं कि सर यदि संयोजी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, विद्युत धनी होता है परमाणु। 4 से अगर ज्यादा है तो ऋणी होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो अधातु हो गया। लेकिन 4 ही हो तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। अगर आप इसे कक्षीय विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 2 4। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको धातु बोले कि, तो ये मूलतः है कार्बन जो है वो अधातु है। ठीक, लेकिन इसी 4 होने के गुण की वजह से कार्बन का एक रूप, कार्बन के अपर रूप जानते हैं? अपर रूप क्या है? एक ही तत्व के 2 ऐसे रूप हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान है, लेकिन भौतिक गुण, भौतिक यानी बाहर से दिखने वाले। देखो, हीरा जो है वो भी कार्बन से ही बना है। हीरा किससे बना है? कार्बन से। कोयला भी कैसे बना है? वो भी कार्बन।
है तो दोनों ही कार्बन। अगर दोनों को जलाएंगे तो CO2 निकलेगा, तो रासायनिक गुण एक जैसा हो गया। लेकिन यदि दोनों को देखने की बात करें हम, ग्रेफाइट जानते हो ना, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है और कार्बन से ही ग्रेफाइट क्या है, जो पेंसिल में आप अंदर रॉड लगी होती है लिखता है काला काला, वो ग्रेफाइट है। वो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का यानी अधातु का है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सुचालक है। आपने देखा होगा छोटे के निप्पो के सेल आते हैं, उसके सेल के अंदर एक रॉड लगी होती है काली सी, वो काली रॉड काय की, कार्बन की तो बनी है, वो ग्रेफाइट ही है। आप सोच लीजिए कि वो अधातु है लेकिन फिर भी क्या है, क्यों है, उसकी अपनी वजह है, क्योंकि कार्बन से ही हीरा बना है और कार्बन से ही, लेकिन उनकी संरचना में अंतर है, उनकी क्या में, संरचना में अंतर होने की वजह से जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेपरेट लेक्चर के माध्यम से मैं इसको डिटेल बताऊंगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट अभी हमारी है वो ये होनी चाहिए कि धातु चालक क्या है। तो वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां, संयोजी, इनके कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। लेकिन क्वेश्चन था कि भाई धातु अधातु कैसे पहचाने आपने, ये कंसेप्ट क्लियर है, 11th में भी बात पूरी हुई थी, तो ये बात भी आपकी क्लियर हुई कि धातु क्या है, अधातु क्या है, और ये कंसेप्ट। तो ये बात होती है आपकी धात्विक चालकता की। लेकिन यहीं पर यदि एक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जिसकी बात यदि हमने यहां नहीं किए तो लेक्चर ही अधूरा होगा, और वो क्या है, पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं उस बिंदु की ओर चलता हूं जिससे कि यह धात्विक चालकता वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाए। अब बात रही कि धात्विक चालकता में मैं एक बात कहा कि क्या अधूरापन रह गया, तब आपको मैं बताऊंगा एक पॉइंट जिसका नाम है ऊर्जा अंतराल और ऊर्जा बैंड। अगर इस बेस पे आपने नहीं पढ़ा, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसी पे डिपेंड होगा आपके फिजिक्स का लास्ट अध्याय जिसका नाम है अर्धचालक ठोस और युक्ति, ये बात वहां भी काम आएगी। देखें क्या होता है कि चाहे कोई चालक हो, चालक यानी कौन है, जिनमें धारा प्रवाहित हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत के सुचालक है, और नहीं होगी तो वो कुचालक है। चलिए ये चालक और मैं यहां बना लेता हूं कुचालक। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। एक प्रकृति की बिल्कुल अद्भुत देन है जिसकी वजह से आज ये रिकॉर्डिंग हो पा रही है, मोबाइल है, चिप है, लैपटॉप हैं, उसके मदरबोर्ड हैं, उन सबके लिए जो जिम्मेदार कारक है आज उसकी भी यहां बात होगी। तो आप समझेंगे कैसे, चालक कुचालक। अब कोई भी हो, हर कोई किससे मिलकर बना है भाई, सबसे पहले तो परमाणु, है ना। अब परमाणु में क्या होता है कि जैसे कोई ले ले हम, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं भाई, इसमें 12 है, 2 8 और ये 2। तो मैग्नीशियम में क्या होगा कि ये प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, तो ये कहां के कोश हैं, ये अंदर के, और ये कहां के हैं। अब बात आती है कि इनमें जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश, वहां के इलेक्ट्रॉन में सभी की ऊर्जा समान नहीं होती, सबकी ऊर्जा समान नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जिनकी ऊर्जा कम है वो अलग ग्रुप बना लेते हैं, और जिनकी ऊर्जा ज्यादा है वो एक अलग ग्रुप, ठीक। इस तरह वो 2 बैंड बन जाते हैं। तो एक यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एक होता है आपका चालन बैंड, क्या होता है, और एक होता है संयोजी बैंड। ध्यान रखना अब यह है कि
अगर इस चालन बैंड में, नोटेड पॉइंट है, अगर चालन बैंड में, कहां पर, चालन बैंड में, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना, ये E1 ऊर्जा है और ये क्या है, मान लें E2। तो ये ऊर्जा होती है अपेक्षाकृत उच्च और ये हो गई निम्न। इनकी ऊर्जा कम है, इनकी ऊर्जा। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है अपनी दो कैटेगरी बना लेते हैं, कम ऊर्जा वाली और एक। तो जो ज्यादा ऊर्जा वाला वो कौन सा बैंड बनता है, और जो कम ऊर्जा वाला वो। और इनकी ऊर्जाओं में E1 E2 की अगर मैं बात करूं तो E1 बड़ा है किससे, और इनका कुछ तो अंतर होगा। तो आप अंतर कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 बराबर, इसको नाम देना डेल ई, और ये डेल ई जो है, डेल ई इज इक्वल टू E1 माइनस, ये कहलाएगा वर्जित अंतराल। ठीक, बहुत बढ़िया बात निकल के सामने आने वाली, आप ध्यान रखना। चालक के बारे में क्लियर, चालक हो चाहे कुचालक हो, दोनों में ही परमाणु होंगे, परमाणु से मिलकर बना है। दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं में अंतर होगा, दोनों में ही चालन बैंड और संयोजी। तो फिर कौन सा अंतर होगा, वो अंतर ये होगा कि इसके चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो अंतर ये दिख रहा ना ऊर्जाओं में, ये ऊर्जा में बड़ा अंतर होगा। यानी इसको डायग्राम के माध्यम से समझें तो अगर ये चालन बैंड है तो यहां बनेगा इसका कौन सा बैंड, ये। तो इसके बीच जो ऊर्जा का अंतर होगा E1 और E2, यानी E1 बड़ा ही नहीं होगा बल्कि बहुत बड़ा होगा। किससे, देखो बड़े का निशान में 4-5 बार लगा दिया। इसको पढ़ते कैसे हैं, E1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन E2। E2 बहुत बड़ा है किससे, तो यहां अंतर ये कि जो अंतर था वर्जित अंतराल कहलाता था, यहां भी वर्जित अंतराल ही कहलाएगा, लेकिन ये इसका क्या होता है, वर्जित अंतराल क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, लेकिन इसका वर्जित अंतराल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक, तो इसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक के, और यहां के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं धारा प्रवाह के लिए, जबकि कुचालक में या तो इस चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है या तो बहुत ही कम होते, जिससे कि ये धारा प्रवाह नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन पूरी प्रकृति में ऐसे कुछ तत्व पाए गए जो ना तो पूर्णतः कुचालक है और ना ही पूर्णतः बीच की स्थिति है। सब बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को समझाने के पहले मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं और आप मुझे ये बताएंगे कि वो क्या अंतर आने वाला है। ठीक है, बीचों बीच में एक डायग्राम, अब बताएं, बीच में एक स्थिति है, आप देखेंगे कि इन दोनों में, चाहे कुचालक हो या सुचालक, दोनों में क्या था, चालन बैंड संयोजी बैंड। इसमें भी चालन बैंड, इसमें भी। डिफरेंस केवल क्या था, यहां ऊर्जा अंतर कम है और यहां ऊर्जा अंतर, लेकिन दो तत्व प्रकृति में मिले, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और, ये बड़े विचित्र तत्व मिले। इन तत्वों में खास बात क्या थी पता है, ये जो वर्ज्य अंतराल है ना, सुचालक से ज्यादा होता है और कुचालक से कम। ये खास बात यहां आ गई, ये वर्जित अंतराल। यानी ये जो मैं सिखा रहा हूं ये मूलतः क्या है, मूलतः ये कुचालक हैं। कब, सामान्य ताप पर। कब, सामान्य ताप पे मूलतः क्या है ये, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, अब देखना ये खास बात निकल के आ रही है यहां से। यहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब आप ताप बढ़ाते हैं
तो वो ऊष्मा मिलती है इन इलेक्ट्रॉनों को, और जब इलेक्ट्रॉन इस वर्जित अंतराल की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लेता है ऊष्मा से, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर उसकी ऊर्जा बढ़ गई तो वो वही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझना पहले, नॉर्मल दैनिक जीवन का। अब कोई, हम कहते हैं भैया लखपति है, मतलब कम से कम उस पास 1 लाख तो है। अब एक बात बताओ, एक हो गया कौन सा पति? अगर किसी के पास 90,000 है, किसी के पास 80,000 है, किसी के पास 98,000 है, 98,000 है तो भी लखपति तो नहीं हो, लेकिन कहीं से उसको 2,000 मिल जाए, 2,000 मिल गया तो लखपति बन गया। तो क्या इस कैटेगरी में रखोगे उसको? वो किस कैटेगरी में चले जाएगा? कब तक? जब तक वो 2,000 है। छीन लिए 2,000, हो सकता 2,000 दिए, लखपति बन गया, इतराने लगा, अपने से ही नाटक, वापस दे 2,000, चल तू फिर से वापस का आ जा, 1000पति आ जा। बस यहां भी वही बात है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जब अपन ने ताप दिए तो इस इलेक्ट्रॉन ने टेम्परेचर लिया, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लिया, और कितनी ऊर्जा? वर्जित अंतराल जो है उतनी ऊर्जा अगर ग्रहण कर लिया तो वो किस कैटेगरी में चले गया? तो वो कहां पे आ जाएगा? और जब उच्च ताप पर जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी, तब तो वो क्या बन गया? सुचालक बन गया। भाई चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो हो गया ना, तो सुचालक बन गया। इसका मतलब है कि कुछ पदार्थ ऐसे पाए गए तत्व, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो कम ताप पे विद्युत के क्या थे मूलतः, लेकिन जब ताप बढ़ाया गया तो इसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वर्जित अंतराल को पार करके कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने से वो सुचालक की तरह हो जाता है और धारा इनमें प्रवाह होने लगती है। तब इनको नाम दिया गया, उसका नाम है अर्धचालक, जिसका उपयोग कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है, टीवी की जो मदरबोर्ड आते हैं वो है, हमारी चिप बनती हैं, मोबाइल की जो मदरबोर्ड बन रही है, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। ये एक नया बात। तो जब तक कि आप ये बैंड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप केवल यहीं तक सीमित रहेंगे। मोस्टली स्टूडेंट यही जानते हैं धातु के बारे में, क्या जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। इनको अगर पीटा जाए तो ये चादर का रूप ले लेंगे, इसको हम आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा है, ये हाई लेवल की चीज है। अब आपको कंसेप्ट में एक बार क्लियर कर दूं फटाफट, किसके बारे में? धातु चालक। तो वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए ये धातु है। और ये चूंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? ये सुचालक होते हैं। और जिनमें 4 से ज्यादा होता है वो कुचालक, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं, ग्रहण करने की होती है। ये बात हम पहले बता चुके। लेकिन अर्धचालक को अगर बेहतर समझाना था तो मुझे ये चर्चा बहुत जरूरी थी ऊर्जा बैंड की, जिस आधार पे आपने पहले समझा कि चालन बैंड और वर्जित अंतराल के डिफरेंस की वजह से कैसे। अब कोई बोले परिभाषा कैसे लिखेंगे सर अर्धचालक की? अर्धचालक परिभाषा सुनकर लिखना है आपको। वे तत्व जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है, अर्थात जो कम ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक होते हैं, वो कहलाते हैं अर्धचालक। तो कोई पूछ ले कि अर्धचालक और कुचालक में क्या अंतर है, तो कह देना कि कुचालक में कभी भी धारा प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन अर्धचालक में उच्च ताप पर धारा प्रवाह हो सकता है। कोई पूछ ले कि रट्टा तो नहीं मारा, बोले क्यों, बता देना उसको। भाई देख, ये जो वर्जित अंतराल होता है ना कुचालक में, ये बहुत बड़ा होता है। हम यहां ऊर्जा देना भी चाहें तो इतनी ऊर्जा हम नहीं दे सकते कि इसके संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन में चला जाए। किंतु अर्धचालक जो सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं,
इसमें वर्जित अंतराल छोटा होता है, इसलिए इतनी ऊर्जा दे पाना संभव है कि वर्जित अंतराल के बराबर ऊर्जा यदि मिल जाए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को तो वो ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में चला जाता है और धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन एक खास बात, जब वो जाता है तो अपना स्थान खाली छोड़ता है। इसका मतलब संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन अपना स्थान जब खाली छोड़ देगा तो उस स्थान को भी तो कुछ कहते होंगे, तो वहां बन जाता है एक गड्ढा, उसे कहा जाता है होल। तब धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी जिम्मेदार होता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऋणावेशित होते हैं तो ये होल कौन से आवेशित होते हैं? धनावेशित। यानी जब धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन भी हो और होल भी हो वो कहलाते हैं अर्धचालक। एक नया क्वेश्चन बनता है कि सुचालक के लिए धारा प्रवाह कौन, धात्विक चालकता के लिए धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां के इलेक्ट्रॉन होंगे? संयोजी को उसके। और डिटेल में जाएंगे तो कौन से बैंड के? चालन बैंड के। और अर्धचालक में कौन होगा जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल भी होंगे। यहां किसी एक कारण से धारा नहीं बहती। अगर इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा IE है, होल के कारण बहने वाली धारा क्या IH है, तो कुल धारा I बराबर होता है IE धन I। ये हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जन्म हुआ था उसकी सबसे बड़ी मूल अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच इंजीनियरिंग की है वो ये उसकी सबसे मूल धारणा थी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आ गई होगी कि धातु चालकता क्या है, धातु, अधातु, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, एग्जाम्पल्स, रीजन, ये सारी चीज आपने यहां देखा है। नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3 यानी कि विद्युत अपघट्य। तो ध्यान रखना है कि विद्युत अपघट्य कि क्या होते हैं? वे आयनिक यौगिक होते हैं। वे आयनिक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में ये होते हैं विद्युत के कुचालक। हम समझते भी चलते हैं एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है? पहले समझते चलिए फिर लिख। अगर हमारे पास में नमक है, नमक का एक ये टुकड़ा है बड़ा, मान के चले हम, ये नमक का टुकड़ा है। नमक जैसे हम कहते हैं NaCl। अब ये नमक का टुकड़ा है और एक समझना है भी, प्रैक्टिकली करना मत, मैं बता रहा हूं बस। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक की 2 तार यहां लाके टच कर देते हैं, एक प्लस और ये, मान लो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की 2 तार यहां लाके, और ये नमक का बहुत मोटा गड़ा है। अब आप इस साइड से ऐसे हाथ लगाएं, अपने हाथ लगाओ, आप देखेंगे कि हाथ लगाने पे आपको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये जो है नमक का गड़ा, ये क्या है? ठोस अवस्था में है, और विद्युत का क्या है? ये कुचालक। ठीक है, अब लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा सा दूसरा करते हैं। आप एक पात्र ले लें और पात्र में आप क्या ले लें? पानी ले लें, और इसी नमक के गड़े को उसके अंदर डाल दो। जब डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और घुलने का मतलब है कि NaCl टूट जाएगा अपने आयनों में, Na+ और Cl। इस टूटने की क्रिया को हम कहते हैं आयनन। क्या कहते हैं? आयनन। लेकिन आयनन होने से ये आयन जो हैं वो आयन क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और जब ये आयन स्वतंत्र हो जाएंगे, अब आप सोचेंगे कि 2 फिर वायर लेके आए अपन ने बढ़िया यहां यूं, अब बोले काम करते, अब इसमें उंगली डाल देते हैं, उंगली डाल देते, तो बोले करंट तो लगा ही नहीं था, अब लगेगा।
अब इसीलिए लगेगा क्योंकि ये जो नमक जो कि ठोस अवस्था में था, कौन सा पदार्थ है एक प्रकार से वो, क्योंकि किससे मिलके बना है, और आयनों के बीच जो बंध बनता है वो बहुत मजबूत बनता है। तो इस ठोस अवस्था में Na और Cl के बीच में इतना मजबूत बंध बनता है कि ना ही कोई सोडियम आयन स्वतंत्र रहेगा और ना ही क्लोरीन आयन, यहां आयन स्वतंत्र नहीं रहेंगे, जिससे ये ठोस अवस्था में वे आयनिक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत के क्या है, किंतु जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में, या कौन सी अवस्था, या द्रवित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इन्वर्टेड कमा में पहली बात तो ये कौन से यौगिक होते हैं, आयनिक, वे आयनिक यौगिक जो ठोस अवस्था में विद्युत के, लेकिन जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य की ये परिभाषा है, सटीक परिभाषा। एग्जाम्पल कौन, नमक, ठोस अवस्था में कुचालक है, द्रवित अवस्था में। अब कोई पूछ ले कि कारण क्या होता है, कारण, तो कारण में ये लिखेंगे कि विद्युत अपघट्य के ठोस अवस्था में, के ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं रहते हैं, किंतु जलीय विलयन में, द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र, लिख दें आगे। तो ध्यान रखना, आप जो अपने नोट्स बनाए ये कारण वाली लाइन को पहले पूरा लिख लेना, उसके बाद एग्जाम्पल को नीचे बनाना। तो किंतु के बाद मैं आगे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। किंतु यहां लिख दे रहे हैं, किंतु के बाद से, किंतु जलीय विलयन या द्रवित अवस्था या गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र रहते हैं, जो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी हमने धात्विक चालकता पढ़ा था उसमें धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार केवल इलेक्ट्रॉन थे, जबकि यहां पर धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार आयन, धनायन और दोनों हैं। और अर्धचालकों में कौन था, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल थे। ये सब पता रखना है अपने को, ठीक है। तो आप जो लिखेंगे यहां से यहां तक, पहले इन्वर्टेड कॉमा में आप डेफिनेशन बनाएं, यहां पे उस कारण को लिखें, कारण को पूरा होने के बाद ये जो एग्जांपल्स हमने बताया है उसको आप नीचे नाम कर लें, और फिर हम देखेंगे विद्युत अन अपघट्य। चलिए यहां अब हम देखते हैं, यहां विद्युत अपघट्य के साथों साथ एक पॉइंट और था, पॉइंट प्रकार। तो इसमें एक विद्युत अपघट्य होगा प्रबल और एक विद्युत अपघट्य होगा दुर्बल, ठीक। प्रबल और, सर बोले पहली बात तो दोनों विद्युत अपघट्य है, यानी दोनों आयनिक होंगे, ठीक, दोनों ही ठोस अवस्था में कुचालक होंगे, दोनों ही द्रवित अवस्था में
सुचालक हूं। ये तो कॉमन बात हुई। सबल अंतर क्या है? दुर्बल और प्रबल का यह मतलब होता है कि आप काम करेंगे भी प्रैक्टिकली सोचते हैं। मन पहले एक पात्र ले लेते हैं और यहां 1 लीटर मैंने क्या ले लिया? पानी ले लिया। यहां एक पात्र और ले लिया, यहां भी मैंने 1 लीटर क्या लिया? पानी ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? यहां पर मान लो मैं लेके चलता हूं 50 ग्राम नमक। क्या लेके चलूं? यानी NaCl। तो जब आप इसको घोलेंगे तो लगभग कितना? अप्रोक्सीमेटली 90% से ज्यादा क्या हो जाएगा? ये घुल जाएगा, मोस्टली घुल जाएगा। लेकिन आप यहां पे एक काम करें कि 50 ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला लो। अमोनियम क्या मिला लो? हाइड्रोक्साइड। यानी सूत्र के रूप में अगर मैं बोलूं तो NH4OH मिलाए। 1 लीटर पानी, यहां भी 1 लीटर पानी, यहां पे आप NaCl मिला लें। इसमें क्या मिला? NH4। ये भी आयनिक यौगिक है, प्लस और माइनस से बना है। ये भी आयनिक यौगिक है, प्लस और माइनस से बना। लेकिन ये 90% बल्कि उससे ज्यादा घुल जाएगा और ये मुश्किल से 15 से 20% ही घुलेगा। इसका मतलब है कि वे विद्युत अपघट्य जो किसी भी सांद्रता पर अपने मुख्यतः आयनों में क्या होते हैं? समस्त आयनों में टूट जाते हैं, वो है प्रबल। और जो आसानी से नहीं टूटते वो टूटेंगे दोनों, लेकिन अंतर है। तो प्रबल क्या है? प्रबल वे विद्युत अपघट्य जो किसी भी सांद्रता में, किसी भी सांद्रता में लगभग अपने समस्त अवयवी यानी जिससे मिलकर वो बने हैं। जैसे नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, तो सोडियम क्लोरीन में ही तो टूटेगा। अचानक जादू से तो मैग्नीशियम नहीं आ जाएगा या गोल्ड तो नहीं बन जाएगा। तो वो अपने समस्त आयनों, अपने समस्त अवयवी आयनों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। जबकि दुर्बल की क्या खास बात है? नहीं होते हैं ऐसा मत बोलना, हाँ कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। ये एक एग्जांपल आपके सामने है। तो अब बताओ कि इनमें जो चालकता होगी वो किसकी वजह से होती है? आयनों की वजह से। तो जिसमें ज्यादा आयन होंगे उसकी चालकता ज्यादा होगी और जिसमें आयन कम होंगे टूटे हुए उसकी चालकता। तो अब बताओ कि जब यहां मैं चालकता की बात करूंगा, चालकता की, तो किसमें ज्यादा होगी? चालकता इसमें होगी अधिक और इसमें होगी बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसमें 90% आयन टूटे हैं, तो आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, जबकि इसमें आयनों की संख्या कम होगी। क्योंकि धारा तो आवेश प्रवाह की दर है ना। जब यहां स्वतंत्र आवेश ही 15-20% होंगे तो स्वाभाविक बात है धारा भी कम होगी, तो इसकी चालकता ज्यादा होगी, इसकी चालकता कम होगी। ठीक। अच्छा, अब अगर ताप बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? तो हम देखें कि ताप बढ़ाने से क्या होगा, और बाद में हम एक स्पेशल सेपरेट क्वेश्चन लेकर आएंगे कि जो हम धातु चालकता पहले पढ़ाए हैं ना आपको, धातु चालकता और विद्युत अपघट्य, इन दोनों में जब हम अंतर बताएंगे तब ये बात आएगी कि ताप बढ़ाने पे दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अलग अलग पॉइंट पे बात होगी, तो आज कुछ पॉइंट्स हम यहां कर लेते हैं। देखो ताप बढ़ाने पे क्या होगा बताओ। यहां पर देखो ताप बढ़ाने पे जो चालकता है वो कितने % की वजह से है? 90-95 जितने, है ना। चलो मुश्किल से मान लो 5 से 10% यहां वो आयन है जो टूटे नहीं थे। लेकिन अगर मैं ताप बढ़ा दूं
तो जो 5-10% आयन बचे थे जो नहीं टूटे थे वो भी टूटेंगे, और वो टूटेंगे तो कुल आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी। इसका मतलब ये हुआ ताप बढ़ाने पे क्या होगा, ताप बढ़ाने पे वियोजित आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर वो बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो हम बेहतरीन तक अब यहां प्रश्न बना देते हैं। पहले प्रबल और दुर्बल का अंतर क्लियर, जो आसानी से समस्त आयनों में टूट जाए किसी भी सांद्रता पे वो प्रबल, टूटे लेकिन बहुत कम 10 से 15% वो क्या है, चालकता किसकी ज्यादा होगी, और इसकी ताप बढ़ाने पे दोनों की चालकता बढ़ेगी, दोनों की चालकता बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयन जो वियोजित नहीं हुए थे अब वो भी वियोजित होना प्रारंभ, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ जाएगी। ठीक, ये डिफरेंस है। अच्छा, एक बात और, जब धातु चालकता में ताप बढ़ाया जाता था तो ध्यान रखना यहां ताप बढ़ाने पे चालकता बढ़ रही है, लेकिन सामान्य धातुओं की यदि मैं बात करूं, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, रुकावट बढ़ती है, और चालकता क्या हो जाती है, कम होती है। तो विद्युत घट्ट में क्या हो रहा है, ताप बढ़ाने पे चालकता बढ़ रही है, लेकिन धातु में चालकता, ये मैं सेपरेट इस पॉइंट को लाऊंगा जब मैं दोनों का अंतर बताऊंगा। क्योंकि ताप की बात मैंने यहां किया है तो क्यों ना उसमें, इसलिए मैंने एक पॉइंट ले लिया कि उसकी बात भी हम यहां कर ले। एक बात और सुन लें, यहां पर जब आप यहां देखिए, यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं, आयन टूट रहे हैं क्या, जब हम किसी धातु में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या उसमें कुछ ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि वहां धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई रासायनिक परिवर्तन, हाँ ऊष्मा में जरूर परिवर्तन होता है। अगर किसी धातु में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाएगी, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमको अंतर लिखने में काम आएंगे जब हम धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्ट में अंतर लिखेंगे। विद्युत अनअपघट्य, अब विद्युत अनअपघट्य क्या है, अपघट्य तो पढ़ लिए, इसका मतलब है कि आपके पास में कुछ कौन से यौगिक, कुछ आयनिक यौगिक, कुछ आयनिक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन या द्रवित या गलित अवस्था, कुछ आयनिक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्या थे, सुचालक थे, और द्रवित में क्या थे, पर वो दोनों में कुछ अलग है। कुछ आयनिक यौगिक जो ठोस एवं जलीय विलयन, द्रवित या गलित अवस्था दोनों में क्या हो, विद्युत के कुछ अलग हो, दोनों में विद्युत के कुचालक हों, क्या कहलाते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। लिख लेना पूरा, ठीक। विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। बोले एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल सबको पता है, सूरज को क्या रोशनी दिखाना, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज। ये ठोस अवस्था में तो सुचालक, ठोस में क्या है, ये
कुचालक है। लेकिन ये चूंकि कौन है, सहसंयोजी यौगिक है, ठोस है लेकिन क्या है ये, और सहसंयोजी यौगिक आयनों से थोड़ी ना बने होते हैं, ये आयन में नहीं टूटते, चूंकि ये आयन से बने ही नहीं होते हैं। इसमें खास बात क्या होता है, आयन नहीं होते, और चूंकि ये सहसंयोजी है तो पानी में, तो कुल मिला के जब आयन होंगे ही नहीं तो धारा प्रवाह कहां से। सब इसका एक एग्जांपल और बता लो तो ले लो, बहुत, C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये भी इसका एक एग्जांपल है। बोले सर एक और बता दो, कहीं एग्जाम में 2 नंबर के 2 पूछ लिया, हाँ तो लिख लो, तीसरा एग्जांपल लिख लेना भाई आप, क्या, ईथर, ये ईथर। तो ये सब सहसंयोजी हैं, एथिल अल्कोहल भी सहसंयोजी और ये ईथर भी क्या है, और ये विद्युत अन अपघट्य के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा हुआ पॉइंट नंबर 4।